हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कल से एक खबर बहुत अधिक चर्चा में बनी हुई है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि जब शेख हसीना भारत में आ रही थी तो भारत में आने से पहले, और ये भी हम कहें कि बांग्लादेश की में प्रधानमंत्री का पद त्यागने से पहले उन्होंने ये विचार किया था कि हम देश की जनता को कुछ संबोधन भाषण देंगे और देन फिर हम बांग्लादेश छोड़ देंगे। उस संबोधन भाषण के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक टाइम्स ने ये बताया कि उन्होंने इसमें ये मेंशन किया हुआ था कि अमेरिका के चलते ही ये सारा जो उठापटक है मचा है और उसी के कारण इतना अधिक हुड़दंग बांग्लादेश में देखा जा रहा है। और यदि वो सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को सौंप देती तो शायद अमेरिका इस तरीके से गतिविधियां नहीं अपनाता और शायद इस तरीके से अशांति जैसी स्थिति बांग्लादेश में नहीं उत्पन्न होती और शायद प्रधानमंत्री के तौर पर वे अपनी सत्ता को बचा पाती और शायद वो भारत नहीं आती, बांग्लादेश नहीं छोड़ती। ये सारी बातें दरअसल शुरू होती हैं कब? जबकि इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने एक समाचार के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी और देन फिर यह पूरा का पूरा जो मामला है यह वायरल हो गया और अलग अलग समाचार पत्रों में भी, अलग अलग न्यूज चैनल्स में भी, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी इसको लेकर के जानकारियां मिलने लगी, जिसमें मुख्य हवाला इकोनॉमिक टाइम्स का ही दिया गया कि इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से, इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों से इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं और अलग अलग चैनलों पर भी इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई कि आखिर क्या उन्होंने कहा, किस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए और जो सेंट मार्टिन आइलैंड है इसको लेकर के क्या कुछ चीजें हैं, इन सब को लेकर के बहुत वायरल की स्थिति सामने आने लगी। ठीक है जी दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं अमेरिका के बांग्लादेश में किस तरीके से हस्तक्षेप रहे हैं, उसको लेकर के पहले भी रूस जैसे देश ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है कि ये चाहता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अवामी लीग की सरकार है उसको नेस्तनाबूद किया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए और BNP या अन्य जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं बांग्लादेश में उनको महत्व दिया जाए और देन उनको सत्ता पर काबिज किया जाए। और इस तरीके के आरोप पहले भी जो रूस है उसने लगाया है अमेरिकी सरकार के अगेंस्ट में। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इसके संदर्भ में यह भी कहा है कि हम निश्चित तौर पर गौर कर रहे हैं किस तरीके के आरोप रूस के द्वारा लगाए जा रहे हैं, हम इसको सावधानी से वॉच कर रहे हैं, लेकिन हम सरासर इनके आरोप को बर्खास्त करते हैं, निरस्त करते हैं कि ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो भी सरकार काम कर रही है हम निश्चित तौर पर उनका साथ देंगे, बांग्लादेश में जो भी जनता चाहती है हम उनका साथ देंगे। हम एज सच अपने लेवल पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश की शांति को कोई भी दिक्कत महसूस हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कल तक में हम लोगों ने देखी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रूस ने इस बार जिस तरीके से भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर के गतिविधियां चल रही थी उसके संदर्भ में भी रूस ने ऐसे आरोप अमेरिका पर लगाए थे कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे और यहां तक कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर के भी वो कुछ न कुछ मैनिपुलेशन की स्थिति बनाना चाह रहा है। इस तरीके के आरोप लगातार रूस के द्वारा लगाए जाते रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, रूस ने तो ये कुछ आरोप लगाए और इकोनॉमिक टाइम्स में बांग्लादेश को लेकर के या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी थी उस समय उनको लेकर के अपनी बातें कही, लेकिन इस पूरे मामले में जो सच है वो क्या है ये किसी को नहीं पता, बहुत क्लैरिटी किसी को नहीं पता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर के, इसी मामले को लेकर के ANI पर, जो कि जाने माने समाचार एजेंसी है, इस ANI पर जो बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही थी शेख हसीना और अब वो भारत में शरण ले चुकी हैं, तो एट प्रेजेंट जब उनके बेटे ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातें कही तब फिर स्थितियां थोड़ी सी और स्पष्ट हो रही हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि उनके बेटे ने ये बातें कही, उनके बेटे का नाम है साजिब वाजेद, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी माता जी इस तरीके के किसी भी आरोप को लेकर के कोई भी बातें नहीं कही हैं और
किसी भी स्तर पर किसी भी रिपोर्ट में यदि ऐसा कहा गया है तो वह रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है, वह रिपोर्ट सरासर गलत है, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गेटिंग इट? यहां पर आप देख रहे हैं क्या उनका कहना है कि शेख हसीना सन डिनाइज दैट हिज मदर मेड एनी रेजिग्नेशन स्टेटमेंट कॉज इट कंप्लीटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। कुल मिलाकर जब अभी तक की परिस्थिति यहां दिख रही है वो ये दर्शाती है कि निश्चित तौर पर जो सेंट मार्टिन आइलैंड है इसको लेकर के पहले भी कुछ गतिविधियां चली थी बांग्लादेश में। उस समय अमेरिका के द्वारा यह अपेक्षा की जा रही थी कि हम ये जो द्वीप हैं ये यदि अपने नियंत्रण में रखेंगे तो हम यहां पर मिलिट्री बेस बनाएंगे। आखिर ये सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसकी ज्योग्राफी रही है और इसका वर्तमान क्या है, आज की चर्चा में दरअसल हम लोग इसी बात को विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पूरी स्थिति से वाकिफ करा दूं ताकि आप समझ पाए कि अच्छा ये घटनाक्रम चल रहा है, क्या आरोप इनके संदर्भ में लगाए जा रहे हैं शेख हसीना के संदर्भ में, और क्या आरोप उन्होंने अमेरिका को लेकर के लगाए हैं, क्या वो सच है या झूठ है, ये सारी बातें यहां पर हम लोगों ने देख ली हैं। ठीक है जी। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जो बातें कही गई उसको बेबुनियाद कहा है उनके बेटे साजिद वाजेद जी ने, और इस लिहाज से यहां पर अब हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना होगा कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के एक बातचीत चल रही है, आखिर ये सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है, किसके संदर्भ में ये सारी जो गतिविधियां हैं इनको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये जो शॉर्ट मैंने डाला था यूट्यूब चैनल पर, स्टडी IQ IAS के हिंदी चैनल पर हम लोगों ने ये जो शॉर्ट डाला था, इस शॉर्ट में आप सभी के व्यूज़ ने बहुत अधिक आह्लादित किया है। 50 लाख प्लस व्यूज़ आए हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को धन्यवाद इस बात के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, आगे हम लोग बातचीत करेंगे सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में। यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त का समय अब नज़दीक आ रहा है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो आप सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर स्टडी IQ IAS के द्वारा इंडिपेंडेंस डे सेल की शुरुआत की गई है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही टारगेटेड वे में करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। 19 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और मात्र 23,999 रुपए में आप इस कंप्लीट कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्रतिज्ञा 2.0 के नाम से इस बैच में आपको और खास सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक सिलेक्शन बॉक्स भी मिल रहा है। उस सिलेक्शन बॉक्स के अंतर्गत 18 किताबों का सेट है। मानचित्र के स्तर पर आपको भारत और विश्व का राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र मिल रहा है। आपको पेन और नोट पैड भी मिल रहा है। तो ये सारी जो स्टेशनरी जैसे महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं ये भी आपको इसके अंतर्गत मिल रही हैं, ताकि आप अपने स्टडी टेबल पर इन सभी के जरिए अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं, ताकि आप अपनी सफलता हासिल कर सकें। तो निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये जो सेल है 15 अगस्त तक ही जारी है, तो जल्द से जल्द बिना किसी देरी के इस बैच को ज्वाइन कीजिए और PT 2025 को क्वालिफाई कीजिए। देन फिर आपकी जो संपूर्ण फी है वह भी वापस हो जाएगी। तो ये तमाम सुविधाओं का लाभ आप इस सेल के माध्यम से उठा सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था, सेंट मार्टिन आइलैंड। यहां पर सबसे पहले मैंने वो लोकेशन मेंशन किया है ताकि आपके दिमाग में वो बात क्लियर हो कि आखिर किस क्षेत्र की बातचीत चल रही है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये बांग्लादेश का इलाका है। बांग्लादेश के इलाके में जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। गेटिंग इट? ये सेंट मार्टिन आइलैंड का ये हिस्सा है जो कि म्यांमार से लगभग 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा है जहां पर कि कॉक्स बाजार और टेक्नॉफ प्रायद्वीप से टूट करके यह द्वीपीय स्थिति सामने आई है। बहुत लंबे समय के बाद ये जो द्वीप है ये बना है। जो कॉक्स बाजार और टेक्नॉफ प्रायद्वीप था बांग्लादेश का वो यहां पर है, और इसी से टूट करके यह जो हिस्सा है डूब गया, और देन फिर इसे एक द्वीप के तौर पर जाना गया। कोरल द्वीप की संरचना के तौर पर इसे आज जाना जाता है। गेटिंग? ये इसकी ज्योग्राफी है, इसको यहां पर ध्यान में रखिएगा। देन आफ्टर हम लोग अब आगे बातचीत करें कि आखिर इसका इतिहास क्या रहा है और इसका वर्तमान क्या है।
जब हम इसके इतिहास की बातचीत करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जानकारी मिलती है कि 18वीं सदी में अरबी यात्री, जो अरब देश से यात्री आते थे, व्यापारी आते थे, वो व्यापारी यहाँ पर आते थे, देन यहाँ पर व्यापार वगैरह वगैरह करते थे। गेटिंग इट? यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन लोगों ने इस क्षेत्र को जजीरा की संज्ञा भी दी थी। आपने जजीरा नाम सुना है? अल जजीरा एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, नाम सुना है उसका, अल जजीरा। या फिर भारत में भी एक जंजीरा किला है ना, पश्चिमी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, शायद आपने नाम सुना होगा। तो जजीरा का मतलब एक द्वीपीय इलाका टाइप से होता है। तो उन लोगों ने, चूंकि वो अरब देश से आए थे, उन लोगों ने ही अपने हिसाब से इसका नाम जजीरा रखा था। गेटिंग इट? इसके अन्य भी नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड के, जैसे कि इसे नारिकेल जजीरा भी कहा जाता है, इसे दारूचीनी द्वीप भी कहा जाता है, दारूचीनी द्वीप। नारिकेल जजीरा कहने का मतलब कि ऐसा द्वीप, ऐसी जगह जहां पर नारियल की खेती की जाती है। तो आप इस बात से समझिए कि यहां पर नारियल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दारूचीनी द्वीप, यहां पर दालचीनी का भी व्यापार व्यवसाय वगैरह किया जाता है, इस लिहाज से इसका नाम दारूचीनी द्वीप भी रखा गया है। गेटिंग इट? दोस्तों इसके बाद ध्यान रखिएगा कि साल 1900 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू सर्वेक्षण करवाया गया था, और उस भू सर्वेक्षण में, उस लैंड सर्वे में इस पार्टिकुलर इलाके को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बताया गया था। ठीक है जी। इसके बाद इसके नामकरण को लेकर के जो अन्य गतिविधियां हमें जानकारी के तौर पर मिलती हैं कि आखिर संत मार्टिन द्वीप या सेंट मार्टिन द्वीप क्यों कहा गया। दरअसल इसमें एक जो जानकारी मिलती है उसमें यह बताया गया है कि एक ईसाई पादरी थे सेंट मार्टिन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम सेंट मार्टिन पड़ा। तो एक तो पहला नामकरण हुआ। दूसरा जो नामकरण है, इसको लेकर के जो जानकारी मिलती है उसमें यह कहा जाता है कि नहीं, दरअसल वहां पर चिटगांव वाले क्षेत्र में तत्काल समय में जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नाम पर, वहां के जो भी डिप्टी कमिश्नर थे, उनके नाम पर इसका नाम सेंट मार्टिन पड़ा है। तो इस तरीके से इसके नाम को लेकर के अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। अब हम लोग इसके भूगोल के देख चुके हैं। भूगोल के बारे में मैंने आपको बताया कि 3 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है, और जो कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप है उससे लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, और म्यांमार से लगभग, म्यांमार का जो सबसे उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है उससे लगभग 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग जब इसके वर्तमान की बात करें तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में यह जानकारी मिलती है कि यहां पर चावल की खेती की जाती है, नारियल की खेती की जाती है, और जो बांग्लादेश के मछुआरे हैं वो इस पार्टिकुलर रेंज में मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं चावल की खेती, नारियल की खेती। नारियल की खेती तो स्वाभाविक है, नारिकेल जजीरा नाम ही दिया गया है ना। नारियल की खेती और मत्स्य। अब यहां पर समझिएगा कि जो बांग्लादेश और म्यांमार है, इनके बीच में तकरार की स्थिति भी पैदा होती है इस पार्टिकुलर इलाके को लेकर के। इस तकरार के भी कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं, उसको समझना जरूरी है। यहां पर हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो दरअसल होता यह है कि पहले बर्मा जो था वो भारत के ही, ब्रिटिश भारत के ही अंतर्गत आता था। 1935 में भारत शासन अधिनियम के माध्यम से बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हो जाता है, और 1937 के आसपास में ब्रिटिश भारत का वो हिस्सा नहीं रहता है। इसके बाद जब भारत को आज़ादी मिलती है साल 1947 में, तो एट द टाइम आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। तो पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान वाले इलाके में ये जो पार्टिकुलर इलाका है ये चला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? देन आफ्टर 1971 में जब फिर से बांग्लादेश का उदय होता है, तो ये जो पार्टिकुलर इलाका है ये बांग्लादेश के पास ही रह जाता है। यहां तक बात क्लियर है? दोस्तों इस बात को समझिएगा कि म्यांमार के संदर्भ में ऐसी जानकारी मिलती है कि म्यांमार ने इस पार्टिकुलर इलाके को लेकर के कुछ दावे भी किए, हालांकि बाद में उसने अपना दावा वापस ले लिया। दोस्तों यहां पर साल 2012 में
ITLOS यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इसके द्वारा यानी कि समुद्री कानून से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा बांग्लादेश के पक्ष में निर्णय सुनाया गया था कि देखिए साहब, जो ये इलाका है दरअसल बांग्लादेश की संप्रभुता ही यहां पर होनी चाहिए, म्यांमार की संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। हालांकि साल 2018 में म्यांमार ने अपना एक नया मानचित्र भी जारी किया था इस इलाके को लेकर के, इस द्वीप को लेकर के, लेकिन इस मानचित्र को बाद में म्यांमार ने अपनी भूल बताया, कहा कि देखिए हमसे गलती हो गई है, यह इलाका हमारा नहीं है बल्कि आपका है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहां पर इस बात को समझिएगा। देन आफ्टर हालिया मुद्दे की यदि हम बात करें तो हालिया मुद्दे में आपको पता है कि म्यांमार में जो रोहिंग्या शरणार्थी वाला संकट है वो लगातार बना हुआ है ना? और जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं वो इस पार्टिकुलर इलाके में आने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझिएगा, यहां पर वो बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं और कुटुपालोंग कैंप है इस पार्टिकुलर इलाके में। कॉक्स बाजार वाला जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, वहां पर है कुटुपालोंग कैंप। मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉक्स बाजार के पास कुटुपालोंग कैंप। और ये कैंप ऐसा वैसा कैंप नहीं है भाई, ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में शरणार्थियों का सबसे बड़ा कैंप है। मजाक नहीं है, सबसे बड़ा कैंप इसे माना जाता है शरणार्थियों का, जहां पर रोहिंग्या शरणार्थी लगातार आने की कोशिश करते हैं। और जो म्यांमार जुनता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि म्यांमार में साल 2021 से एक सैन्य शासन जैसी स्थिति है। वहां पर म्यांमार जुनता ने, जो एक प्रतिबंधित अराकान आर्मी है जो कि म्यांमार की में लोकतंत्र बहाली को लेकर के काम कर रही है, तो इन दोनों के बीच में लगातार टकरार की स्थिति देखी जाती है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा कि ऐसे में ही जो बांग्लादेश की सरकार थी उस समय शेख हसीना जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने इस द्वीप के आजू बाजू में युद्धपोत की तैनाती भी की थी, है ना? तो यहां पर ये सारी चीजें बहुत अधिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लग रही हैं। गेटिंग इट? किस तरीके से इस द्वीप को लेकर के अलग अलग जो मामले हैं वो उभर रहे हैं। अब यहां पर जो ये एंगल है वो तो हमने देख ही लिया कि रोहिंग्या शरणार्थी वाली स्थिति है। इसके संदर्भ में जो अराकान आर्मी है वो कोशिश कर रही है कि म्यांमार जुनता को हम यहां से हटाएं और देन फिर इन रोहिंग्या शरणार्थियों की रक्षा कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका है और जो चीन है, ये भी चाह रहे हैं लगातार कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपना प्रभाव बना सकें, बढ़ा सकें। कारण इसका यह है कि जहां एक तरफ चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, अरब सागर वाले क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाए ताकि भारत को वह काउंटर कर सके, और इसीलिए वह लगातार कोशिश करता रहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड वाला जो इलाका है, जो कि बंगाल खाड़ी के उत्तरी हिस्से में है, उत्तर पूर्वी हिस्से में है और बांग्लादेश के पास में है, बांग्लादेश के क्षेत्र में है, तो उसे क्यों ना अपने नियंत्रण में किया जाए। और उसने भी लगातार कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ चीन का काउंटर कौन कर सकता है वहां पर? अमेरिका। और अमेरिका ने भी यह कोशिश की है लगातार। अमेरिका के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसने भी तत्कालीन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनसे इस मामले को लेकर के बातचीत की थी और शेख हसीना ने इसको लेकर के अपनी अस्वीकृति दर्शा दी थी। उन्होंने इसको लेकर के सीधे कह दिया था कि नहीं, हम ये नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे अपनी संप्रभुता के अंतर्गत आता है, हम आपको ये नहीं देंगे, हम आपको यहाँ पर सैन्य बसेरा नहीं बसाने देंगे। ये सारी गतिविधियां यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आखिर यह जो द्वीप है किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके इतिहास को हम लोगों ने देखा, इसके भूगोल को देखा, और वर्तमान में इस मामले में कितना क्या कुछ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो भी हम लोगों ने देखा। अब आप इस बात से समझिए कि कोई भी इशू इतना अधिक आसान नहीं लगता है जितना कि आप देखते हैं, जितना कि आपको ऊपर ऊपर लगता है। उसमें कई सारे जो आयाम हैं, कई सारे डायमेंशंस उसमें जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें समझिए कि यदि ये बात रत्ती भर भी सच रहे तो समझिए कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वर्तमान में अशांति की स्थिति पैदा हुई,
उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पर जो गतिविधियां हैं, खींचतान है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है यदि ये बात सच हुई तो। हालांकि जो शेख हसीना जी के बेटे हैं उन्होंने तो इसको लेकर के सीधे सीधे नकार दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के कारण इस तरीके की गतिविधि पैदा हुई है। हमारी माता जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। गेटिंग इट? तो ये सारी बातें निश्चित तौर पर आपको ये समझाने में, ये बताने में बहुत अधिक उपयोगी हो सकती हैं कि आखिर सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के क्या मामला चल रहा है, क्या इसका इतिहास है, क्या वर्तमान की स्थिति है। और इससे निश्चित तौर पर आपको इस पूरी घटनाक्रम के माध्यम से वहाँ की वस्तुस्थिति को समझने में आसानी होगी। ठीक है, आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, प्रॉपर में सिविल सेवा परीक्षा IAS 2025 को क्वालिफाई करें, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। इसमें वर्तमान में इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, इस सेल का आप लाभ उठाइए और 23,999 रुपये में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं और अपनी GS की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चर्चा में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।